हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। अब आप लोग पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ तो जानते ही होंगे। हम सब किन पे डिपेंड रहते हैं? एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में है कि बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, लॉन्ग वेकेशन के बाद जो रवि है, रवि का स्कूल ओपन होता है, वो स्कूल दोबारा आता है। फिर वो एक बात नोटिस करता है, उनका जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुदाई, डगिंग हो रखी होती है। और वो लोगों से सुनता है, जो कंस्ट्रक्ट करने वाले जो लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे। तो रवि को जब तक ये समझ में आता है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे मानो बस वो अभी रो ही पड़ेगा। उसको ये रियलाइज़ होता है कि हमारा इतना बड़ा प्लेग्राउंड जो है, जिसकी सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रासेस और मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ये सभी फिर गायब हो जाएंगे यहाँ से। अगर ये पार्क, ये जो प्लेग्राउंड, अगर ये नहीं रहा तो ये सब फिर कहाँ जाएंगी? वो अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। और असेंबली में भी जो प्रिंसिपल सर होते हैं, वो बहुत दुख के साथ, बड़े सैडली ऑब्जर्व करते हैं। फिर सब बच्चों से बात करते, कहते हैं कि देखिए किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंज आते रहते हैं, किस तरह से चेंज आ रहा है। रवि अपनी क्लास टीचर से पूछता है, रवि आस्क्स हिज क्लास टीचर कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? वट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि जो कुछ भी आप लोग अपने आसपास देखते, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। फिर रवि सोचता है कि दैट मीन्स, रवि कहता है कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are parts of our environment। रवि कहता है, सोचता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें हैं हम अपने आस पास, जैसे स्कूल बिल्डिंग हो गए, टेबल चेयर, क्लासरूम, यहाँ तक कि हमारा जो ओपन फील्ड है, प्ले ग्राउंड है वो, और यहाँ तक कि जो गार्बेज है, रोड्स है, और मेरे जो दोस्त है, माय फ्रेंड्स, ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट है, एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। तो टीचर कहती है यस, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कहती हैं कि लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, न कि मनुष्य के द्वारा। वो कौन कौन से? एग्जाम्पल, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स के द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है, यानी कि इसमें दो टाइप बताए गए हैं नेचर के, कि एक तो जो खुद नेचर ने क्रिएट किए हैं एनवायरनमेंट में, और दूसरा जो पीपल्स लोगों ने क्रिएट किए हैं, वो आपको बताया गया है। फिर उसके बाद इनको कुछ एक्टिविटीज़ मिलती है कि जो नेचर मेड है, जो नेचर ने क्रिएशन किए हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, और जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए गए हैं उनकी लिस्ट अलग बनाइए। तो बच्चे से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर जो ये रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशावर, ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। इसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें चेंज क्यों आ रहा है? आस्क्ड इकबाल। किसने पूछा? इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सभी हमारी ज़रूरतों की वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जो ज़रूरतें हैं दिन पर दिन वो क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स even destroying our natural surroundings। the teacher replied। टीचर ने ये रिप्लाई किया कि ये सब हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है, हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है, जो दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे हमारी नीड्स। और इस वजह से, हमारी नीड्स की वजह से जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
जो नेचुरल सराउंडिंग्स उन सबको मनुष्य क्या करता जा रहा है, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। पीपल्स उनको मॉडिफाई करते जा रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। आगे देखिए अब ये बायोटिक और एबायोटिक के बारे में आपको बता रखा है। इससे पहले हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं क्या होता है। अब From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. आपने ऊपर ये जाना कि जो नेचर के द्वारा जो क्रिएट किए गए और जो मनुष्य ने जो क्रिएट किए गए, हमारे आसपास जो कुछ भी हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है। अब इनका ये देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अब ये जो है एनवायरनमेंट जो है नेचुरल और ह्यूमन मेड, इन दोनों का एक फिनोमिना है, दोनों का कंबाइंड मिक्सचर है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। अब ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट करता है ऑन द अर्थ पे। देखिए बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक ये क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक के अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सांस लेते हैं, ये जो सांस लेते हैं जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब किस में आ जाते हैं, बायोटिक के अंदर। और एबायोटिक में क्या आते हैं, एबायोटिक के अंदर द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। इसके अंदर, इस दुनिया के अंदर सभी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जो नहीं बोल पाते, न सांस ले पाते, जैसे लैंड हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट के कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्रिएशंस एंड जो इंस्ट्रक्शंस करते हैं, इंट्रैक्शंस अमंग ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। आइए सबके बारे में नीचे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आता है। हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े थे, है ना। आइए ज़रा इस कंपोनेंट को एक बार फिर से देख लेते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, ये 1 2 और ये 3, ये 3 नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, क्या एक तो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फेयर में क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, पानी वाली जितनी भी चीज़ें आती हैं सब इसमें आती है। एटमॉस्फेयर इनकी एयर, हवा, वायु। लिथोस्फेयर लैंड, ज़मीन, ये सब आ गई इसके अंदर जिस पे हम रहते हैं। बायोस्फेयर में सभी लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब आ जाती हैं। अब देखिए आगे दूसरा क्या है, ह्यूमन मेड में क्या क्या जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, जो ह्यूमन द्वारा मॉडिफाई किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जस्ट लाइक बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। अब देखिए तीसरा क्या है, ह्यूमन कंपोनेंट। इसमें क्या क्या, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति आता है, पहले 1 पर्सन, फिर इससे एक फैमिली बनती है, फैमिली से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से रिलीजन्स बनते हैं, इससे एजुकेशनल सिस्टम आता है, फिर इकोनॉमिक आती है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये तो हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। तो आइए जानते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. और आप इन सब के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। So let us learn some more facts about these domains. अब इन domains के बारे में कुछ
और भी फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। आइए जानते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। सबसे पहले लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो एक सॉलिड क्रस्ट है, बहुत ही हार्ड लेयर है अर्थ के ऊपर रहते, ये अर्थ के ऊपर टॉप पे ये लेयर होती है। ये परपटी जो है, जो क्रस्ट है, बहुत सॉलिड होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये जो है ये रॉक्स एंड मिनरल से कवर होती है और इसके ऊपर बिल्कुल थिन लेयर होती है सॉइल की। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। और इसकी जो सरफेस होती है इरेगुलर होती है, बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर, सच एज माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इनके। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये ओशियंस फ्लोर पर भी ये पाए जाते हैं, कंटिनेंट्स पे भी ये पाए जाते हैं। ऐसे ही उबड़ खाबड़ जो होते हैं ये मतलब बिल्कुल ये इरेगुलर होती है, इनके सरफेस रेगुलर नहीं होते। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, grassland for grazing and for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth। अब देखिए ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। जंगल, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है और हमारे एनिमल्स के लिए ग्रासलैंड देता है ग्रेजिंग करने के लिए, घास चढ़ने के लिए, और लोगों को, ह्यूमन को ये घर रहने के लिए देता है, लैंड देता है ये एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए। और यहाँ पे जो बहुत सारे मिनरल वेल्थ यहाँ पे पाए जाते हैं, इसे मिनरल वेल्थ भी कहते हैं। अब ये देखिए आपका डोमेन्स ऑफ द अर्थ की डोमेन्स आपको दिखा रखी है इसमें। ये तीनों डोमेन्स, ये चारों डोमेन्स आपको इसमें शो कर रखे हैं। लिथोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर है, ये ठीक है, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है ये, और ये हाइड्रोस्फीयर, इनकी जल, पानी। ओके, अब आइए आगे पढ़ते हैं हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि ये हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms। देखिए ये हाइड्रोस्फीयर क्या होते हैं, ये वेरियस सोर्स होते हैं वाटर के, और डिफरेंट टाइप्स होते हैं वाटर बॉडीज़ के, जैसे लाइक रिवर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशंस एक्सेट्रा, ये जहाँ से हमें पानी मिलता है। और इसमें सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी वजह से जीवित रह पाते हैं। सोचिए अगर हम लोगों को पानी नहीं मिला पीने के लिए तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह सकते, है ना। आइए अब जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के चारों ओर, इसकी बहुत ही पतली एक लेयर है, वो थिन लेयर है हमारे अर्थ के चारों ओर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और ये जो है, ये जो लेयर है, ये क्या काम करती है, हमारे अर्थ को होल्ड करके रखती है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ टिका रहता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसे होल्ड करके नहीं रखेगा तो कोई प्लैनेट कहीं जा रहा होगा, कोई प्लैनेट कहीं जा रहा होगा। बिल्कुल यहाँ पे स्थिति, जो अर्थ पे जो स्थिति है, बिल्कुल संभव हो ही नहीं पाती। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। और ये जो लेयर है ये हमें हार्मफुल रेसेस से प्रोटेक्ट करती है। एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, और सन की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, जो हानिकारक किरणें होती है, उससे हमें बचाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और ये जो थिन लेयर है, ये जो थिन लेयर है किसकी,
एटमॉस्फेयर की ये जो थिन लेयर है ये हमें तो हार्मफुल रेजेस से बचाता तो है ही, और साथ ही इसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं और डस्ट है, कुछ कुछ वाटर वेपर्स हैं, और ये जो कि क्लाइमेट और वेदर चेंजिंग का भी काम करता है। अब पढ़ते हैं हम बायोस्फीयर के बारे में कि बायोस्फीयर क्या होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ये जो प्लांट है और एनिमल है ये सब मिलकर एक किंगडम बनाते हैं जिसे कहते हैं हम बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, और इसे लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखिए अब ये जो जोन है एक तरह से नैरो जोन है अर्थ पे, जहाँ लैंड वाटर एयर ये सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है लाइफ में। अब आइए जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम अगर आपको बताया जाए तो इकोसिस्टम वो है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए ज़रा इसको जानते हैं इकोसिस्टम क्या है। इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live and linked by transfer of energy and material। कहने का मतलब ये है कि जो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जो है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जितने भी फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स हैं ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हम जो मनुष्य हैं हम भी तो कहीं ना कहीं एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, है ना। हम एनिमल से वुल लेते हैं, मिल्क लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, और जो प्लांट्स है इससे तो हमारा ये भोजन ही है एक तरह से, है ना। उसी से हमें फल फूल सब्जियां वगैरह सब हमें मिलते हैं। जब हम आटा खाते हैं, गेहूँ चावल ये सब क्या है, ये सब इन्हीं प्लांट्स पर तो हम डिपेंड है, हमारी लाइफ इन्हीं पर डिपेंड है, एनवायरनमेंट के ऊपर ही। और ये जो है हमें क्या और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी में ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्लांट्स है हमें ऑक्सीजन देते हैं, सबसे मेन चीज़ जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं, और क्या लेते हैं वो हमसे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इकोसिस्टम इसे ही कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फिजिकल और केमिकल फैक्टर के थ्रू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं दोनों एक दूसरे से। इसी फॉर्म को कहते हैं हम इकोसिस्टम। ये छोटी सी स्टोरी है, आइए ज़रा इसे पढ़ लेते हैं। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kicker and sand as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. देखिए अब ये बच्चे बता रहे हैं क्लास में कि ये जस्सी ने कहा कि उनका जो गांव है केरला में, वहाँ पे बारिश बहुत होती है। वो बताते हैं किस तरह से जो कोकोनट प्लांट है वहाँ पे कितनी ग्रीनरी रहती है वहाँ पे, और जो पानी के ड्रॉप्स है उनकी जो छोटे छोटे से पॉट्स बन जाते हैं जब बारिश आती है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद ये हीरा जो है वो बताता है जैसलमेर के बारे में, कहता है कि रवि ये कहता है हीरा को कि तुम्हारा गांव भी तो ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ कीकर और सैंड ही सैंड होते हैं, लेकिन वहाँ पे कैमल तो ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, रवि ने कहा। फिर देखिए ये आपको दे रखा है पॉन्ड इकोसिस्टम। ये एक पॉन्ड का आपको इकोसिस्टम दिखा रखा है जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु ये सभी एक दूसरे ऊपर देखिए कैसे किस तरह से आश्रित हैं, डिपेंड है। आगे देखिए, अब हीरा ने कहा नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल ही नहीं,
If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too. उसने कहा कि सिर्फ कैमल ही नहीं, वहाँ पे अगर तुम घूमने आओ तो तुम वहाँ डेजर्ट में देखो, अब क्या क्या पाओगे, अब देखोगे स्नेक, लिजर्ड और बहुत सारे इंसेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. रवि वॉन्डर्ड, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. अब उसने कहा, रवि हैरान होकर कहता है कि ये एनिमल्स जो है और ये जो प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर कैसे रिलेट करते हैं, कैसे एक दो प्लेस टू प्लेस, ये हर जगह तो ये अलग अलग होते हैं ना, तो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. तो टीचर ने रिप्लाई दिया कि हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. और इसी सराउंडिंग को हम क्या, इनके रिलेशन, इनके बीच का जो रिलेशन है, इसी को क्या कहते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. और इन सब के इकोसिस्टम हो सकते हैं, डेजर्ट के, ग्रासलैंड, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इन सब के क्या हो सकते हैं, इकोसिस्टम हो सकते हैं. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? अब क्या आप बता सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि जिस प्ले ग्राउंड में वो लोग खेलते थे, बच्चे, रवि जो खेलते थे, उनके दोस्त जो खेलते थे, क्या वो इकोसिस्टम का ही पार्ट है? तो हाँ, हो सकता है कि इस पे बच्चे डिपेंड थे ना, बहुत खुश रहा करते थे. अब देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है. तो आइए देखते हैं. ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and led a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged. Trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. अब आप देखिए ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, कैसे ये क्या करता है. अब देखिए पहले टाइम में क्या था कि जो मनुष्य था वो नेचुरल सराउंडिंग से ही अपनी जितनी भी ज़रूरतें थी वो पूरा कर लिया करता था, फुलफ़िल कर लिया था, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था. लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई. वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इस सब से मॉडिफाई इन सबको करना सीख गया अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से. फिर वो मॉडिफाई करना शुरू हुआ. उसने क्या क्या सीखा अपनी लाइफ, उन्होंने सेटल की, क्रॉप उगाना सीखा, क्रॉप ग्रो करना सीखा, और एनिमल्स पालना उन्होंने सीखा, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ. और इससे उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल कर ली. फिर उन्होंने ये सब सीखने के बाद उन लोगों ने क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया. फिर जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने प्रोड्यूस किया. फिर अब इन सब करने के बाद उन्होंने एक बार्टर सिस्टम हुआ. देखिए बार्टर सिस्टम होता क्या है, बार्टर सिस्टम को ज़रा हम समझते हैं. ये एक मनुष्य है, ये दूसरा पीपल है, ठीक है. इसने जो है गेहूँ वगैरह ये सब जो है इन्होंने ये फसल उगाई, और इसने जो है घिया उगाई, ठीक. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं तो आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ समझाने के लिए. तो देखिए इसने गेहूँ उगाया, ठीक है, और इसने बॉटल गर्ड जो है वो उगाया, वो ग्रो किया. व्हीट एंड बॉटल गर्ड. अब क्या इसको चाहिए,
ये जो है वीट वाला इंसान पीपल, इसको चाहिए बॉटल गार्ड और इस बॉटल गार्ड वाले को चाहिए वीट। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। ये गेहूँ उसको दे देगा और ये बॉटल गार्ड ये ले लेगा। ये हो गया बार्टर सिस्टम। पहले टाइम में जो ये रुपए वगैरह ये सब नहीं चला करते थे, बार्टर सिस्टम ही चलता था। ठीक है। फिर लोगों ने अपनी लाइफ को सेटल किया, ये सब सीखा, ट्रेड करना सीखा, कॉमर्स डेवलपमेंट्स की उन लोगों ने। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुए। क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ। फिर बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना सीखा, ट्रांसपोर्ट बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ। फिर इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया, यानी कि मेड कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, बहुत ही स्पीड से पूरे वर्ल्ड में फैला। इंटरनेट सुविधाएं, है ना, वाईफाई कनेक्शन, ये जो है ये सब भी धीरे धीरे करके क्या हुआ। पहले क्या हुआ करता, पहले टेलीग्राम हुआ करता था, फ़ोन आए धीरे धीरे बटन्स वाले, फिर स्क्रीन टच वाला आया फ़ोन, है ना। तो ऐसे ही ये सब आते गए धीरे धीरे और इन सब का इन्वेंशन होता गया। आगे देखिए, हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपको गर्मी के दिनों में, समर डे में वाटरमेलन और विंटर में हॉट रोस्टेड जो पीनट्स होता है, ये सब आपको खाना क्यों पसंद है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखिए कि एनवायरनमेंट के अंदर एक तो नेचर का और ह्यूमन का, इन दोनों के बीच में जो परफेक्ट बैलेंस होता है वो होना बहुत ज़रूरी, बहुत नेसेसरी है ये। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। और जो ह्यूमन है, ह्यूमन को ये सीखना चाहिए किस तरह से हमें एनवायरनमेंट के साथ और जो एक बैलेंस है वो बनाकर रखना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो प्रकृति में तहस नहस होना ही होना है। अभी जो नूरी है, गर्ल है, मिज़ोरम की रहने वाली है, वो रवि की बात सुनकर उससे बात करके उनको कहती है कि तुम लोग मेरे गाँव आओ छुट्टियों में, वहाँ की प्लेस देखो, वहाँ पे मिज़ोरम में कितनी हरियाली, कितना सब कुछ है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड से खेलने के लिए। और फिर टीचर्स कहती हैं कि हाँ ज़रूर आप लोग जहाँ भी जाए छुट्टियों में अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, वहाँ की एक्टिविटीज़ आप लोगों ने करके लाना है हॉलीडे के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग द हॉलीडे आप लोगों ने वो सभी आपने इसमें एक लिस्ट बनानी है, कहाँ कहाँ आप घूमे, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, उन सब के बारे में आपको ड्रॉ करना है, लैंडस्केप्स वगैरह ये सब। यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है। अब हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।